हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो डायमेंशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया था। उस वीडियो में मैंने पूरे कंप्लीट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि यूनिट्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, यूनिट्स क्यों लिखना जरूरी होता है, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, और फिर उसके बेसिस पे डिराइव्ड और डायमेंशंस की बात करी थी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक, जिन बच्चों ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के पहले आप इस वीडियो को देखिए। तब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, जिन बच्चों को ये लगता है कि यार मेरा डायमेंशन वाला पार्ट तो क्लियर है लेकिन मुझे क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, है ना, मतलब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डायमेंशंस के क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूं कि आखिरकार डायमेंशन जो हमने पढ़ा था वो किस लिए पढ़ा था। तो उसके जो अपने एप्लीकेशंस होते हैं वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, हमारे ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वहां पे, देखिए जो क्लास के नोट्स होते हैं ना, डिटेल नोट्स जो होंगे, मतलब जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसके साथ साथ आपको डिटेल नोट्स भी मिलेगा इसके अंदर, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस क्लास में हम करेंगे वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरी तरफ से जो भी आने वाला होगा, है ना, क्लास से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी मैं डालूंगा वो सब आपको पहले नोटिफिकेशन और अपडेट्स के थ्रू ये सब मिलता रहेगा। मतलब मोटा मोटा कहने के लिए है कि ये जो टेलीग्राम चैनल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो मुझसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि डायमेंशंस जो हमने पढ़ा वो आखिरकार उसका यूज क्या है, हमने क्यों पढ़ा डायमेंशन। तो तीन मेजर यूजेस होते हैं इसके। पहली बात तो हम इसके हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि कोई फिजिकल जो फॉर्मूला है, फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये रिलेशन ये सही है या गलत है। दूसरा, हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देखेंगे अभी कैसे कैरी आउट करते हैं इन सब चीजों को। और फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं इसके हेल्प से। ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जिन फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं वो बहुत आसानी से डिराइव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से, जो कि हमारा है क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि आखिरकार यूनिट को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आखिरकार एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू से रिप्रेजेंट होता है ना। आप एक सिंबॉलिक अगर आप लिखेंगे तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, एन यू, जिसमें क्यू क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, और एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होता है, यूनिट होता है ना। ये बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का एक से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक से ज्यादा यूनिट पॉसिबल हो सकता है, यानी Q इक्वल्स टू N1 U1 एंड दैट इज इक्वल्स टू N2 U2 हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज होता है कि जैसे जैसे यूनिट बड़ा होगा, है ना, जैसे जैसे यूनिट बड़ा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, और यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही बेसिक सी चीज, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, ये पता है ना हम सब लोगों को, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब आप ध्यान से देखिए तो मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 1 है। लेकिन जैसे ही हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर उसका छोटा यूनिट होता है, छोटा पार्ट होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी 100 टाइम्स, जो मतलब 1 सेंटीमीटर जो होता है ना उसको 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मीटर मिलने वाला है। इसी तरीके से ये सब चीजें काम करता है ना। मतलब कहने का है कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के एक से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक से ज्यादा यूनिट हो सकता है, और ये काम करता है। और इसमें ये चीज याद रखना है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात जी। अच्छा, अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे यूनिट को। देखिए क्या हुआ कि अगर आप इसको ध्यान दो कि 1 किलोग्राम क्या हो गया, 1000 ग्राम। तो जैसे ही आपने यूनिट को कन्वर्ट किया, मतलब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, उसका क्या चीज चेंज हुआ, तो आंसर है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया। देखो, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो हम जानते हैं किलोग्राम होता है तो हम किलोग्राम लिख देंगे। उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। इंपॉर्टेंट ये बात है ये जानना कि 1 किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आने वाला है। क्योंकि अगर कोई ऐसा लिख दे कि 1 केजी इक्वल्स टू 500 ग्राम, तो क्या ये सही होगा, आंसर है बिल्कुल गलत। देखो, हमने किलोग्राम को ग्राम में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमने उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सही नहीं लिखा। तो कन्वर्जन करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो जिस सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आने वाला है। किसी भी यूनिट का, जिस यूनिट को आप एक गिवन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होगे, उस कन्वर्ट में सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए काम क्या है, इस
न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन को देख करके ये कैसे पता लगेगा कि भाई किस मतलब N1 निकालना है, N2 निकालना है? तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो भी चीज आपको गिवन होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन होगा, है ना, जैसे अभी मैं क्वेश्चन लूं, देखो इसमें क्या बोला गया है कि आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है बच्चों। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा जरा। कहां गया मेरा पेन, कहां गया, ये रहा पेन। हाँ, हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना किसमें, सीजीएस में। तो जो 1 न्यूटन होता है ना, ये 1 न्यूटन, ये गिवन होता है हमारे पास, ये गिवन है कि 1 न्यूटन को आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना। तो ऐसे ही हर बार आपको कोई चीज गिवन होगा और उसको आपको किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। तो मैंने जैसा कहा आपको कि जो भी चीज मुझे गिवन होगा उसको हम क्या लेंगे, N1 और U1 ले लेंगे। तो गिवन हमेशा क्या होता है, N1 एंड U1 होता है। अच्छा, U1 क्या है, यूनिट है, और हम जानते हैं कि यूनिट से ही क्या लिखा जाता है, डायमेंशन लिखा जाता है। तो या तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को देख लो, जैसे बोला गया था फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन याद रख लो, या जो यूनिट आपको गिवन है उसकी यूनिट की हेल्प से भी डायमेंशन निकाल सकते हो। अच्छा, अब जब आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो आप यहां से देखो कि U1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, U1 को लिख सकते हैं M1 का पावर A, L1 का B और T1 का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे M1 L1 T1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप उसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो मास तो चेंज हो जाएगा, लेंथ भी दूसरे सिस्टम में चेंज हो जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या यूज करने वाले हैं, M2, L2 और T2। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कभी भी पावर चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है, देखो एग्जांपल से, जैसे मानो यहाँ पे किलोग्राम था, तो यहाँ पे भी ग्राम, अगर किलोग्राम का पावर 1 है तो ग्राम का भी पावर तो 1 ही है ना। और दूसरा यूनिट लेके देख लेते हैं, अगर आप मीटर पर सेकंड को चेंज करोगे सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आया ना, देखो यहाँ पे मीटर का पावर 1 है, सेंटीमीटर का पावर 1, सेकंड का पावर 1, तो सेकंड का पावर भी 1 आया इसका। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब हम यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे तो उसका मतलब जो यूनिट है उसका पावर चेंज हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा। और डायमेंशन क्या होता है कि उसी यूनिट को, जो भी ऐसा यूनिट है, वो किन किन फंडामेंटल से मिलकर बना है उसके पावर के टर्म्स में ही तो एक्सप्रेस करते हो, तो पावर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो U1 को आप क्या लिख सकते हो, M1 L1 T1, M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर B, C। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, A, B एंड C फाइंड आउट कर लो, ये आपको मिल जाएगा। यहां से ये फाइंड आउट कर लेंगे हम इसके अंदर कि जो भी गिवन क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशन लिखेंगे और वहां से ABC मिल जाएगा। अच्छा, जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो क्या होगा हमेशा, टू कन्वर्ट, जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो क्या होगा, N2 एंड U2। तो भाई साहब U2 को तो ऐसे लिख लेंगे हम, M2 का पावर B, L2 का पावर सॉरी M2 का पावर ये हो जाएगा कितना, A हो जाएगा, है ना। M का पावर जो भी होगा उसको क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, L के पावर को B लिखते हैं। चलिए, तो M2 का पावर क्या हो गया, A, L2 का पावर B और T2 का पावर क्या हो गया, C हो गया यहां से। और ABC क्या था, वो तो पहले हमने ऊपर से निकाल ही लिया था। तो इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा कि आपको ये N2 निकालना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस रिलेशन से अगर आप N2 देखें तो N2 को क्या लिखेंगे, N1 U1 अपॉन क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। अच्छा, N1 तो एज इट इज रहा, U1 देखिए, U1 कितना है, U1 को मैंने बताया M1 का पावर A, L1 B और T1 क्या हो जाएगा, C, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, M1 M2 का पावर A हो जाएगा, L2 का पावर B और T2 का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, N2 इक्वल्स टू हो जाएगा N1 और M1 अपॉन M2, क्योंकि मास का पावर तो सेम है A, L1 अपॉन L2 का पावर क्या हो जाएगा B और T1 अपॉन T2 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा। ये वो फॉर्मूला है जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी कन्वर्जन को बहुत ही आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आगे देखेंगे हम क्वेश्चंस में, हर बार में आपको ये मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे हम और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन का, फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है ना। चलिए, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको सर इसमें करना क्या है, सॉरी, कि आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है उसके सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना जी। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा क्या करो, जो भी गिवन है उसको लिखते चले जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या है, जब भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, फोर्स बराबर 1 न्यूटन। तो ये जो है ना, ये आपको N1 दे रखा है और इससे क्या होगा, U1 निकल जाएगा जी। तो मैंने कहा था कि या तो आप यूनिट से डायमेंशन निकालो या जो फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन याद रखो। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, F का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2, है ना। तो यानी कि आप यहाँ पे U1 को क्या लिख सकते हैं, U1 लिख देंगे M1 का पावर 1, L1 का पावर 1 और T1 का पावर -2 हो जाएगा, है ना। M1 L1 T-2 आ जाएगा। चलिए जी, इसकी हेल्प से क्या बोला था मैंने आपको
ए बी सी निकाल लो। तो ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 1 एंड सी क्या हो गया -2 आ गया। समझ आई बात? ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 1 और सी क्या हो गया -2 हो गया इसका। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे m1 l1 t1 लिखेंगे। ये वो मास लेंथ और टाइम का यूनिट होगा जिसमें मुझे अभी यूनिट पता है। तो ये जो न्यूटन होता है ना, वो क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है फोर्स का। ये क्या है, ऐसा यूनिट है। और ऐसा यूनिट में आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। अच्छा, आपको कन्वर्ट किसमें करना है, जिसमें भी कन्वर्ट करना होगा वो m2 l2 और t2 होगा। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम। मुझे किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, मुझे करना है सीजीएस में। L2 बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा जी। समझ गए? अब आपको कुछ नहीं करना है, उस फॉर्मूले में जाकर के पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं, देखिए। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू N1 था ना, तो 1 हो गया। M1 का क्या हो गया, किलोग्राम अपॉन ग्राम, और पावर 1 आ गया। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और पावर क्या हो गया 1, और ये सेकेंड अपॉन सेकेंड का पावर -2 आ गया। समझ आई बात? चलिए अब देखिए, ये 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या हो गया, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम हो जाता है। कन्वर्जन हमें पता है 1 किलोग्राम को ग्राम में कैसे करते हैं। और मीटर का क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर आ गया, पावर 1, और सेकेंड वही सेकेंड तो एज इट इज सेकेंड ही रहेगा, उसको क्या ही चेंज करेंगे। तो देखिए ये यहां से कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, ग्राम ग्राम से, तो आपके पास N2 क्या हो गया, यहां से अगर आप देखेंगे तो 1000 है तो उसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 100 का क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचा था, 1 बचा था। और 1 का आप चाहे कोई भी पावर कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1 ही रहने वाला है। तो N2 क्या आ गया बच्चों, 10 का पावर 5 आ गया। N2 क्या आ गया, 10 का पावर 5 आ गया। तो जब आप फोर्स लिखेंगे तो फोर्स क्या था, 1 न्यूटन, और जब आपने इस न्यूटन को कन्वर्ट किया सीजीएस के अंदर तो 1 की जगह पे क्या आ गया बच्चों, 10 का पावर 5। जैसे मैंने कहा था कि N2 निकालना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यूनिट तो लिख देंगे लेकिन उसके बदले जो न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए वो सही होना चाहिए। अगर कोई 1 किलोग्राम के बदले 500 ग्राम लिख दे तो गलत होगा ना। किलोग्राम के ग्राम तो सही है लेकिन 500 सही नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत जरूरी होता है। तो 10 का पावर 5 आ गया। और न्यूटन का जो सीरीयस यूनिट होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। तो समझ आई बात, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ गया, 10 का पावर 5 डाइन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। आप ये समझिए कि इसी तरीके से आप जब अप्लाई करेंगे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना। तो आई होप समझ आया होगा। इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू इट्स सीजीएस यूनिट। अब ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मैं आपको हिंट देता हूं और इसका सोल्यूशन आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस किस का आंसर क्या क्या आ रहा है। देखिए इसमें भी क्या बोला गया आपसे कि आपके पास 1 जूल है ना। यहां क्या बोला गया 1 जूल, और ये क्या है, एनर्जी। आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ई बराबर क्या लिखेंगे, मैंने फिर से कहा जो भी गिवन है उसको लिख लो। तो ई बराबर क्या हो गया 1 जूल। तो ये क्या हो गया बच्चों N1, और इसका क्या आ जाएगा U1 आ जाएगा। U1 मतलब यूनिट, और उससे हम डायमेंशन लिख लेंगे। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो M1 का पावर 1, L1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और T2 का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ आई बात। तो यहां से आपने क्या करना है, A B C निकाल लेना है। तो A 1 हो गया, B क्या हो गया 2 हो गया, और C क्या हो गया -2 आ गया यहाँ पे। समझ आई बात। फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे M1 L1 T1, यानी मास लेंथ और टाइम का वो यूनिट जो मुझे गिवन है। तो गिवन सिस्टम किसमें, एसआई में, यानी कि ये क्या हो जाएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा सेकंड। कन्वर्ट किसमें करना है, मुझे सीजीएस में करना है। तो M2 किसमें होगा, ग्राम में, L2 किसमें होगा, सेंटीमीटर में, और T2 कितना हो जाएगा सेकंड में। आपको सिंपल N2 वाले फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आप लोगों से सॉल्व करते हुए देखना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जो जो बच्चे सॉल्व करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। वेरीफाई करने के लिए आपको बता दूं कि 1 जूल जो है वो 10 का पावर 7 अर्ग आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, अर्ग्स, है ना। तो जो ये अर्ग है ना, ये सीजीएस यूनिट होता है किसका, वर्क डन का या एनर्जी का। तो सारे लोग वेरीफाई करके और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये आंसर आपका आया है या नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये थोड़ा अलग, मतलब है तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको कन्वर्ट करना है किसको, कीजिए 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये बहुत इजी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है और दूसरे फॉर्मूले में भी जाकर के सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो जो हमारे पास सोल्यूशन अगर हम करें तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस दे रखा है, वाई से डिनोट करते हैं। 19 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इजी भी हम कर सकते हैं इस चीज को,
कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत ही इजी सा ये है, ये 19 नहीं दिख रहा है तो उसको मैं दोबारा लिख देता हूं। देखिए ये 19, चलो तो ये 19 इंटू 10⁻10 है। अभी हमने पढ़ा है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है बच्चों, है ना। हम उस तरीके से तो कर ही सकते हैं जो बड़ा वाला तरीका है। एक छोटा तरीका मैं आपको बताता हूं कि 1 न्यूटन क्योंकि 10⁵ डाइन होता है और 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। होता नहीं होता? तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 19 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। 1 न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे? 10⁵ डाइन हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? देखिए सॉरी मीटर स्क्वायर है ना, तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा? 10⁻2 सेंटीमीटर, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। इसका क्या है? होल स्क्वायर है। तो देखिए ये क्या हो गया? 19 इंटू 10⁻10, ऊपर क्या आ जाएगा? 10⁵ डाइन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, पावर ऊपर जाके क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास कितना? 19 इंटू 10 का पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्टली उसको यूज करना, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है आप उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको करना क्या है? बस देखिए उसमें क्या करना है आपको कि जो ये आपके पास यूनिट दे रखा है इससे आपको डायमेंशन निकालना है ना। इस डायमेंशन को जब आप निकालेंगे तो आपका डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1 का पावर 1, l1 का पावर -1 और t1 का पावर क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? आपको लगेगा सर ये दोबारा क्यों बता रहे हो आप? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं रहा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, क्या उसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वाला तरीका जो मैंने बताया था n2 बराबर n1 और जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b क्या आ गया आपके पास? -1 और c क्या आ गया? -2 आ गया। और जब आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखिए n2 बराबर क्या होता है? n1 होता है। तो n1 की वैल्यू क्या है? ये जो गिवन है वो ही तो n1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 19 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। m1 अपॉन m2, अब m1 देखिए गिवन सिस्टम क्या है? SI में, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम। SI में क्या होता है? मास का यूनिट किलोग्राम में होता है। तो किलोग्राम और ग्राम का पावर क्या हो गया? 1 हो गया। मीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर क्या आ गया? -1 आ गया, है ना। और ऐसे ही सेकंड अपॉन सेकंड का पावर क्या आ जाएगा? -2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए अब 19 इंटू 10 का पावर 10, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, और ये 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर क्या आ गया? -1 हो गया। और ये तो कट के 1 ही हो जाता है, तो इसकी जगह पे तो 1 ही लिख सकते हो। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम और ग्राम कट गया। तो यहां क्या बना आपके पास? 19 इंटू सॉरी ये क्या है? 19 इंटू, यहां लिखना, यहाँ पे 19 इंटू 10 का पावर 10, और ये जो ग्राम के किलोग्राम को चेंज किया था उसके बदले 3, और ये देखिए पावर क्या? -1 है, तो ये -2 बन जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा? 19 इंटू 10 का पावर 11 आ जाएगा। ये क्या आया है? n2 आया है। और जब आप लिखोगे तो आप लिख दोगे कि यंग्स मॉडुलस गिवन क्या था? 19 इंटू 10 का पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। उसको जब हम चेंज करेंगे तो 19 इंटू 10 का पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। समझ आई बात? तो आई होप ये समझ आया होगा इसका। तो अब देखिए ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट आया वो अलग थोड़ी आया हमारे पास, है ना। ये दोनों ही रिजल्ट क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये जो तरीका है ये आपको किसी भी प्रीवियस रिजल्ट को याद रखने की जरूरत नहीं देता है, बस आपको डायमेंशन याद होना चाहिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद होता कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, तो आप सोचिए कि क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो लंबे वाले तरीके से ही करें। अगर आपके पास कोई रिजल्ट याद है इस तरीके से कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है या और भी कुछ, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? ये अब अभी तक जो हमने किया था उसमें क्या था कि हमारे पास जो गिवन यूनिट था वो हमें SI में दे रखा था और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना था। लेकिन अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा? इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, है ना, 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो इसमें फिजिकल क्वांटिटी कोई भी नहीं दे रखा है, लेकिन आपको क्या बोला गया है? 60 जूल पर मिनट। यानी मिनट किसका यूनिट होता है जी? टाइम का यूनिट होता है। और जूल किसका यूनिट होता है? तो वो होता है एनर्जी का या वर्क डन का।
तो वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार वो डायरेक्टली दे भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम और नहीं भी दे सकता है। तो ये पावर है और हमें डायमेंशन किसका लिखना है, पावर का लिखना है। किसमें लिखना है जी, ऑन अ सिस्टम विच हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है। ऐसा कैसे मैंने बोला, क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी तक आपको डायरेक्टली सीजीएस बोला जा रहा था। अब बोला गया कि ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसका मास तो 100 ग्राम में हो, लेंथ क्या हो 100 सेंटीमीटर और टाइम 1 मिनट हो जाए। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि जो एमकेएस है उसमें मास 1 किलोग्राम 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड है। सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड है। एफपीएस में 1 मतलब जो फुट है वो फुट पाउंड सेकेंड में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको हमेशा 11111 लेना है। मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है। एमकेएस में ऐसा थोड़ी बोला गया कि मास जो होता है वो 10 ग्राम लेना है, 10 किलोग्राम लेना है, या आपको सीजीएस में लेंथ आपको बोला गया होगा कि 100 सेंटीमीटर लेना है, ऐसा नहीं बोला गया। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, या तो ये सीजीएस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो टाइम आपको सेकंड में नहीं दिया गया है। तो आप देखिए कि तीनों सिस्टम में से कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें टाइम जो है वो मिनट में होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेकंड में होता है। तो ये एक नया सिस्टम है। करेंगे कैसे, जैसे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल एज इट इज वही उसी तरीके को फॉलो करेंगे और उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास, जैसा मैंने कहा कि जूल्स पर मिनट क्या होता है, पावर होता है। तो पी से डिनोट करेंगे, दैट इज 60 जूल पर मिनट हो जाएगा हमारे पास, है ना। 60 जूल पर मिनट आ गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अच्छा, अब क्या करें, इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो पावर का डायमेंशन जो n1 है हमारे पास, वो क्या है बच्चों, 60। n1 क्या है, 60 है। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप इसको, क्योंकि ऊपर जूल है ना और नीचे मिनट है, तो एक काम करो, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो ताकि पूरी तरीके से ऐसा ही बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 60 जूल और 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड हो जाता है। तो ये कट गया इसका, तो कितना आ गया, 1 जूल पर सेकंड। और अगर हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो अब हम n1 को 60 नहीं लिख सकते, अब हम फिर क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे इसको। तो इसको इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे इसकी तरीके की। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास 1 आ गया हमारे पास, है ना। तो समझ आया होगा कि 1 कहां से लेकर के आ गए, तो n1 क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब अगर और बात करो आगे, तो आप ध्यान से देखो कि u1 जो मैंने कहा था कि जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिखो, उससे मिल जाएगा आपको। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम और उसका डायमेंशन होता है बच्चों m1 का पावर 1 हो जाएगा, l1 का पावर 2 हो जाएगा और t1 का पावर -3 होगा, है ना। क्योंकि वर्क डन का क्या होता है, m1 l2 t-2 और नीचे टाइम है तो t-3 हो जाएगा। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, a बराबर 1 आ गया आपके पास, b क्या आ गया 2 आ गया और c की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गया। समझ आई बात। चलिए अब लिखते हैं जी m1 L1 और T1 क्या है। तो M1 हो गया किलोग्राम, क्योंकि मैंने पूरे यूनिट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसआई में कन्वर्ट कर दिया, है ना, जो गिवन था उसको किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा और टाइम क्या है, सेकंड में। कन्वर्ट किस में करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, मैं तब से M1 L1 T1 और M2 L2 T2 क्यों लिख रहा हूं, क्या ये लिखने की जरूरत है, हाँ अब जरूरत है। देखो अब ये सीजीएस तो है नहीं, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, उस सिस्टम में जिसमें मास क्या है 100 ग्राम। लेंथ किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें 100 सेंटीमीटर हो। और टाइम क्या होना चाहिए, T2 बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 मिनट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 मिनट। अब आपको N2 में पुट कर देना, जो फॉर्मूला बताया था N1 क्या था फॉर्मूला, M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B था और T1 अपॉन T2 का पावर क्या था बच्चों, C था, है ना। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो तो N1 क्या आ गया 1, M1 क्या है हमारे पास किलोग्राम और कन्वर्ट किस में करना है, 100 ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, पावर 1 हो गया। लेंथ जो है हमारे पास वो मीटर में है और कन्वर्ट किस में करना है हमें, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है और पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ध्यान से। और टाइम क्या है, सेकंड में है और कन्वर्ट करना है हमें मिनट में और पावर क्या हो गया, -3 हो गया, है ना। तो आई होप समझ आया होगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जो ऊपर किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, उस सबको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो 1 हो गया, 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम हो गया और नीचे क्या है 100 ग्राम है, पावर 1 हो गया आपके पास। देखिए 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या है 100 सेंटीमीटर भी है, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। और पावर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। और सेकंड क्या है, सेकंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1, आप एक काम और कर सकते हैं कि सेकंड की जगह मिनट को चेंज कर लो। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में चेंज करना है ना, हम किसी को भी दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो यूनिट है वो सेम हो जाना चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर आप ऊपर को ही नीचे के टर्म्स में चेंज करोगे तो 1 मिनट क्या होता है बच्चों, ये होता है 60 सेकंड। तो 1 सेकंड क्या लिखा जाएगा, 1/60 मिनट आ जाएगा, है ना। तो ये लिख दीजिए 1/60 मिनट और अपॉन में क्या हो गया, ये मिनट आ गया।
और पावर -3 आ गया। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मिनट से मिनट कट गया। और पूरा सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे तो 100 ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 10 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो ये पूरा ही कट गया, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। अच्छा, 1/60 का पावर क्या है, यहाँ देखिए -3 है ना। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/60 का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। 1/60 का पावर -3, तो 1 का पावर -3 और 60 का पावर -3, तो जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 इंटू 1 इंटू 60 का क्यूब हो जाएगा। और 60 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, और 36 को 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा, और इंटू 10 का पावर 3 भी आ जाएगा। तो जो N2 आ गया दैट इज 216 इंटू 10 का पावर 4 आ गया आपके पास आंसर। समझ आई बात। तो जिसमें कन्वर्ट किया वो इस तरीके का आ गया इसका। तो अब हम लिखेंगे कैसे, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखिए। तो एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास वो यहां पे आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए हमारे पास क्या था, पावर था 60 जूल पर मिनट, और जब हमने इसको इस तरीके के सिस्टम में कन्वर्ट किया जिसमें मास क्या 100 ग्राम, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 216 इंटू 10 का पावर 4, और इसको 2.16 इंटू 10 पावर 6 भी लिख सकते हैं। और अब यूनिट कौन सा लिखेंगे, ना तो ये SI है ना CGS है, तो इसको लिखते हैं न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, या आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, न्यू यूनिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। समझ आई बात। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, अब हमसे क्या बोला गया, व्हेन 1 मीटर 1 किलोग्राम एंड 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज व्हाट 36 यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन ऑन CGS। अब आप देखो अभी तक हमारे पास क्या था, पहले हमने क्वेश्चन किया जिसमें SI से CGS करना था, दूसरा किया हमने उसमें भी SI टू CGS था। हमने फिर जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि हमारे पास समवॉट SI में सिस्टम यूनिट गिवन था और उसको किसी नए सिस्टम में कन्वर्ट करना था। अब हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया 1 मीटर 1 किलोग्राम और 1 मिनट। अब ऐसा तो कोई सिस्टम होता ही नहीं है, यानी कि नए सिस्टम में, किसी नए सिस्टम में जिसको हम जानते नहीं है, उसमें हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है फोर्स का 36 यूनिट, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें CGS में करना है। फिर वही चीज करेंगे हम इसके अंदर भी। तो इसके सॉल्यूशन में भी हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो फोर्स बराबर क्या है 36 यूनिट दे रखा है जी, 36 यूनिट, क्योंकि हम नहीं जानते उसका यूनिट क्या नाम इसका यूनिट क्या है। या तो आप 36 यूनिट लिखो या आप 36 न्यू यूनिट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 36 न्यू यूनिट, ऐसा यूनिट जो हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन फोर्स का डायमेंशन तो जानते हैं। तो U1 क्या हो जाएगा हमारे पास, M1 का पावर 1, L1 का पावर 1 और T1 का पावर -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से आप क्या कर सकते हो, A क्या आ गया 1, B क्या आ गया आपके पास 1, और C क्या आ गया -2 आ गया। आई बात समझ में। अच्छा अब देखिए M1 L1 T1 मैंने बार बार बताया है, वो मास लेंथ और टाइम का यूनिट होता है जिसमें मुझे वो यूनिट, वो मतलब फिजिकल क्वांटिटी गिवन है जिस सिस्टम में। तो ये तो न्यू सिस्टम है, और न्यू सिस्टम में मास क्या लिया गया है 1 kg, लेंथ क्या लिया गया 1 मीटर, और टाइम क्या लिया गया 1 मिनट। सारा गड़बड़ इसी ने किया 1 मिनट ने, क्योंकि 1 किलोग्राम 1 मीटर और 1 सेकेंड तो हमारा MKS सिस्टम होता ही है ना, या ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन सारा गड़बड़ किसने कर दिया, इस मिनट ने कर दिया। अच्छा, कन्वर्ट किस में करना है, CGS में, तो M2 किस में हो जाएगा जी, ग्राम हो जाएगा, L2 किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम क्या हो जाएगा T2 सेकंड में हो जाएगा। इतना आसान सा होता है ये सब। अब N2 बराबर क्या हो गया, फिर से N1, तो N1 की वैल्यू कितने है हमारे पास 36 है जी। M1 क्या हो गया हमारे पास, किलोग्राम, कन्वर्ट करना है ग्राम में, पावर हो गया 1, ये मीटर में गिवन है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और पावर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। देखिए ये ABC की वैल्यू लिखी ना, यहां से लिखते रहना है। और टाइम क्या है, मिनट में दे रखा है मुझे, सेकंड में नहीं, और कन्वर्ट सेकंड में करना है, और पावर क्या आ गया -2 आ गया। बहुत बढ़िया, 36। अब देखिए किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम आ गया, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर आ गया, पावर 1 आ गया। और जैसे मैंने कहा था कि 1 मिनट को सेकंड में करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 60 सेकंड का पावर सेकंड आ गया, और इसका पावर -2 हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट गया। तो अब 36 इंटू 1000 इंटू क्या आ जाएगा 100, और देखिए 60 का पावर क्या -2, यानी 1/60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/60 का स्क्वायर, दैट इज 3600। तो इसको ऐसे लिख दो 3600 को 36 इंटू
100, क्योंकि इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपके पास। देखिए 36 से 36 कट गया और 100 से ये 100 कट गया, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 1000 आ गया आपके पास। कितना आ गया? 1000। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना करूं मैं, उसमें जो जो दे रखा था उसी के हिसाब से सॉल्व किया मैंने इसके अंदर। तो अब ये आ गया आपके पास कितना? 36। हाँ चलिए जी, 1000 आ गया इसका, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। तो 10³ भी लिख सकते हैं और 1000 भी लिख सकते हैं। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो एक्सप्रेस करेंगे जी, फोर्स कितना था? 36 न्यू यूनिट था, न्यू यूनिट है ना। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 36 के बदले 10³ और डाइन आ गया, क्योंकि हमें पता है सीजीएस यूनिट फोर्स का किसका क्या होता है? डाइन होता है जी। तो 36 यूनिट को जब हमने सीजीएस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 10³ डाइन आ गया, तब जब उसका मास 1 मीटर 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर और टाइम क्या था? 1 मिनट था। आई होप क्लियर हुआ होगा सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा, है ना। अब देखिए ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को मैं क्या करूं, हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊं। देखो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन के टाइप को, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता दूं, ताकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया बच्चों? इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकंड, हमसे बोला गया फाइंड द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अब ये कन्वर्ट नहीं करना है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें कन्वर्जन नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया बच्चों? कि हमें मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब ये हम सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज दे रखा है उसका डायमेंशन लिखिए। तो फोर्स बराबर क्या है भाई साहब? 20 न्यूटन। अच्छा इसको आप लिख लो, इसका डायमेंशन लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके बराबर है, हम इसका डायमेंशन लिख रहे हैं। तो ये क्या है? MLT-2 इसका डायमेंशन होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अच्छा दूसरा क्या है? एनर्जी। तो E बराबर क्या हो गया हमारे पास? 200 जूल, और इसका डायमेंशन क्या होगा? ML2T-2 आ जाएगा, ML2T-2। और ये सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। और अगला क्या है? वेलोसिटी दे रखा है, V बराबर क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या होता है? LT-1 हो जाता है। और ये थर्ड इक्वेशन आ गया इसका। बहुत बढ़िया बात जी। तो अब हमें क्या करना? मास, लेंथ और टाइम निकालना है। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा थॉरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप किसी ना किसी इक्वेशन को किसी दूसरे से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कोई एक क्वांटिटी मिल जाएगा, क्योंकि उसका ही पावर डिफरेंट होगा। जैसे अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करो, तो दोनों में मास का पावर सेम है, टाइम का पावर सेम है। सिर्फ किसका पावर सेम है? सेम नहीं है तो लेंथ का। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको यहां से लेंथ मिल जाएगा। यानी अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करूं किससे? 1 से, यानी मैं डिवाइड किसको कर रहा हूं? एनर्जी को फोर्स से। तो 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 20, और यहां आ जाएगा ML2T-2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? MLT-2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे L हो जाएगा, और ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स हो गया, यानी कि 10 मीटर आ गया। तो लेंथ आ गया ना जी आपके पास 10 मीटर। अच्छा इस लेंथ की वैल्यू को अगर आप यहां पुट कर दो तो देखो टाइम आ जाएगा आपके पास, है ना। इतना आसान होता है। तो फ्रॉम, अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से मैं यहां आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एरो बताया था आपको, है ना। अब LT-1 है तो L/T भी तो लिख सकते हैं, और ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका। तो आप जब T निकालेंगे तो L/ क्या हो जाएगा? 5, L क्या आया? 10, और ये 5, तो ये कितना हो गया? 2 सेकेंड आ गया इसका, है ना। तो लेंथ मिल गया, टाइम मिल गया। अब क्या निकालना है? मास। अब जो मास किस किस इक्वेशन में? फर्स्ट में और सेकंड में। तो इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट कर दोगे लेंथ और टाइम का, आपके पास आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि उसमें क्या है? लेंथ का पावर 2 नहीं है, 1 है। तो जितना छोटा कर सके उतना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? MLT-2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 है हमारे पास, है ना। अब M जब लिखेंगे तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा? LT-2, और T को ऊपर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 20 अपॉन T² डिवाइडेड बाई L। तो M देखिए कितना आ जाएगा? 20 इंटू T² कितना था? T2 सेकेंड आया था, तो 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई L कितना था? 10। तो ये 2 से कट गया, यानी ये 8 kg आ गया, है ना। आई होप समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि किसी ना किसी इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करोगे तो आपको कोई एक क्वांटिटी मिल जाएगा, या कई बार आपको दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके तीसरे से जब डिवाइड करोगे तो होगा। आपको इसमें सोचना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन करने का तरीका यही होता है ना। तो आई होप समझ आया होगा यहां तक सब बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हमने अभी तक क्या करा? डायमेंशंस के जो पहला यूज था, जिसमें हमने जो पहला पार्ट था हमारे पास
कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे कर सकते थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हमने। अब दूसरा यूज क्या होता है कि हम ये चेक कर सकें कि कोई फिजिकल फॉर्मूला जो हमारे पास गिवन है, फिजिक्स का फॉर्मूला, वो सही है या गलत है ना। तो उस चेक करने के लिए आपको देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला सही कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। सिंपल सीधी सी बात है ना। और ये किस पे बेस्ड होता है, तो वो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों, ये सिंपल सीधी सी बात ये कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम है, या जो सेम क्वांटिटीज हैं। हम डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किसी भी क्वांटिटी को किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सिर्फ सेम क्वांटिटी को कर सकते हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों क्वांटिटी सेम है, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो भी सेम ही क्वांटिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करोगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलने वाला है, आपको फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो यही वो कह रहा है कि इन अ फिजिकल रिलेशन is said to be correct, then the dimensions of the fundamental quantities of each term on both side of the physical relation must be same। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब MLT का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मोटे मोटे पावर का, ठीक है। मतलब जब आप पूरा सॉल्व करोगे, ओवरऑल डायमेंशन लेफ्ट साइड का निकालो, ओवरऑल डायमेंशन राइट हैंड साइड का निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों साइड आपको सेम मिलेगा MLT का पावर, है ना। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप MLT-2 जो कि फोर्स का डायमेंशन होता है, अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं MLT-2 के साथ, तो सोच के देखो जरा कि क्या आएगा इसका आंसर, है ना। सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मैं MLT-2 को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं MLT-2 के साथ, तो क्या आंसर एक बार 2 टाइम्स ऑफ MLT-2 और एक बार 0 आ जाएगा। तो ऐसा आंसर बिल्कुल ही नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं होगा ऐसा आंसर, क्योंकि देखिए जब भी आप मान लो फोर्स को ऐड करोगे तो 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन जब आप करते हो, तो क्या आपने कभी भी इसको 60 न्यूटन लिखा है। अगर मान लो कोई ऐसा लिख दे 60 न्यूटन, तो आप तो गलत बोलोगे ना इसको कि भाई सर 60 न्यूटन तो होता ही नहीं है, इसका आंसर क्या लिखोगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ये इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30 न्यूटन। क्यों बोला आपने, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, हम यूनिट को कभी भी ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, डायमेंशन किसके बदले लिखा जाता है, यूनिट के बदले। तो जब आपने 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन किया तो आपने 30 न्यूटन किया, यानी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर रहे हो। न्यूटन सिर्फ आपको बता रहा है कि वो दोनों क्वांटिटी सेम है और उनको ऐड किया जा सकता है। तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे MLT-2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कीजिए आप MLT-2 के साथ, मतलब सेम डायमेंशन के साथ, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, MLT-2 ही मिलेगा, ना 0 मिलेगा ना 2 टाइम्स मिलेगा। हाँ, कभी भी अगर ऐसे आ जाए कि MLT-2 ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है LT-2 के साथ, यानी ये फोर्स है और ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसका कोई आंसर निकलने वाला नहीं है। आई बात समझ में, जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आ रही बात, है ना। तो ये होता है, और ये किस पे बेस्ड होता है, अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई ये सब जो हम पढ़ रहे हैं या बता रहे हैं ये किस पे बेस्ड होता है, ये सब बेस्ड होता है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो ध्यान ये रखना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ सिमिलर क्वांटिटी को कर सकते हैं, और अगर कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड हम किसी को किसी के साथ भी कर सकते हैं। अब चलिए इस पे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को करते हैं तो समझ आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे बोला गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, है ना। किसी पाइप से क्या हो रहा है बच्चों, लिक्विड फ्लो कर रहा है, और हमें बोला गया है उसका एक रिलेशन दे रखा है हमें, है ना। हमें रिलेशन दे रखा है कि उसका पाइप का रेडियस क्या है, R है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब किसी भी चीज का ग्रेडियंट मतलब उसको लेंथ से डिवाइड कर देना। तो P/L दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा है, इज गिवन बाय पॉइजल्स इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है खैर। तो ये आपको दे रखा है V बराबर क्या है, π/8 PR4/η, और आपको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। आप देखिए इसमें जो भी टर्म्स आपको लिया गया है उन सब का आपको मीनिंग दे रखा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, इस रिलेशन के, मतलब जो भी ये रिलेशन दे रखा है इसके लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या V है, और V क्या बोला गया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। जब भी रेट बोला जाता है इसका मतलब क्या, टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यानी ये क्या फ्लो कर रहा होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड कह सकते हो। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, यहां से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा L3T-1। समझ आई बात, L3 किसका डायमेंशन, ये हो गया वॉल्यूम का, और T किसका डायमेंशन है, टाइम का। चलिए बहुत बढ़िया बात जी। RHS देखिए, तो RHS में क्या है, π/8 PR4/η L। π/8 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा।
P क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या लिख लेंगे जी? ml-1 t-2। बहुत बढ़िया जी। R क्या है? रेडियस, और रेडियस तो लेंथ की कैटेगरी में आता है, तो L4 आ गया इसका। और ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन होता है ml-1 t-1। समझ आई बात? डायमेंशंस आपको याद करना पड़ेगा इन सब क्वेश्चंस में, या तो आप बनाओ कि भाई ईटा का डायमेंशन क्या है। ऐसे सोचो, अगर मुझे हर बार मैं इस डायमेंशन को फॉर्मूले से निकाल के लिखता रहूं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप डायमेंशन याद कर लीजिए, है ना। आपको जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था, टेलीग्राम चैनल जाइए, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, आपको हर चीज, डायमेंशन की लिस्ट हो, डिराइव्ड क्वांटिटीज की लिस्ट हो, है ना, डिटेल नोट्स हो, सब आपको मिलने वाला है। तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, आप जाइए वहां पे ज्वाइन कीजिए और आपको सब कुछ मिलेगा, और वहां से आप डायमेंशंस की प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एल क्या था बच्चों? यहाँ पे एल आ गया, है ना। तो ईटा का डायमेंशन क्या है? ml-1 t-1, और एल का तो एल ही हो जाएगा इसका। ऊपर सॉल्व करो ओवरऑल, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ml3 t-2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो एल का पावर -1 है और यहाँ पे 4 है, सॉल्व करोगे तो याद आएगा। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा? ml तो हट जाएगा, अब 0 हो जाएगा। देखो m तो m रहा, l का पावर -1 और ये l हो गया, और t क्या हो गया? -1 आ गया इसका। अब आप अगर पूरा सॉल्व करो तो देखो m का पावर तो सेम है, और लेंथ का पावर क्या है? ऊपर 3 नीचे 0, तो ये आ जाएगा L3 t-1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि आपके पास LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया है, यानी फॉर्मूला सही आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली सही होगा वो हो सकता है कि गलत हो एक्चुअल में। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली सही होगा हो सकता है कि वो फॉर्मूला एक्चुअल में गलत हो, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहां जो ये π/8 है, π/8 है, यहाँ π/8 ही आएगा, या क्या आएगा ये आपको कैसे पता? आपको कैसे पता जी? जैसे आप एक एग्जांपल से बताता हूं, आप v² - u² बराबर क्या जानते हो? 2as जानते हो। अब आपने ये रिलेशन पढ़ रखा है तो आपको पता है यहाँ पे 2as होगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे v² - u² बराबर 9as लिख दूं, और अगर मैं आपको बोलूं डायमेंशनली चेक करने के लिए, और अगर आप इस तरीके के मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट मिलेगा, यानी ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि ना मैं यहाँ पे 2 को यूज करने वाला हूं, ना मैं यहाँ पे 9 को यूज करने वाला हूं। लेकिन एक्चुअल में जो सेकंड रिलेशन है वो तो गलत है, क्यों? क्योंकि वहां पे 9 यूज किया गया है। तो जब भी आप किसी चीज को डायमेंशनली सही या गलत प्रूव करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला डायमेंशनली सही आ जाएगा एक्चुअल में हो सकता है वो गलत है। तो सवाल है फिर ये पढ़ क्यों रहे? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत हो जाएगा वो फिर सही नहीं होने वाला है ना, वो हमेशा क्या होगा? गलत ही आएगा। तो यहां लिखेंगे हम इस बात को कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। डायमेंशनली सही है जी, एक्चुअल में हो सकता है गलत हो, हमें कैसे पता? चलिए समझ आई बात? ऐसे ही करना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया कि भाई पहले इस रिलेशन को भी प्रूव करके बता, मतलब चेक करना है कि सही है गलत है। कुछ नहीं करना, LHS लेना है जी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, LHS लेना है। LHS क्या है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे आपको हर चीज का मतलब दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ अभी कि लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, तो है तो लेंथ ही ना, तो ये क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा इसका। अच्छा, RHS देखते हैं। RHS क्या हो गया? h/mv हो गया। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml2t। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बताया था? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का d-1 होता है ना। तो जैसे ही आप उसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या आ जाएगा? -1 बन जाएगा, क्योंकि t-1 तो था ही, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -1 बन गया। और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? m तो m है और v वेलोसिटी है, तो ये LT-1 हो जाएगा इसका। पूरा सॉल्व करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे भी m का पावर 1 है, नीचे भी m का पावर 1 है, वो तो हट जाएगा इसका। तो नीचे क्या हो जाएगा? l बच जाएगा, क्योंकि बाकी सबका डायमेंशन से पावर सेम है, m का भी t का भी, l का डिफरेंट था, l आ गया। अब ये भी क्या हो गया? LHS बराबर क्या हो गया बच्चों? RHS के बराबर आ गया, यानी ये फॉर्मूला भी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। तो ये लिखते जाना कि फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट आएगा। समझ आई बात? अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, इसमें भी लिखना है कि फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो ये क्या है? E = mc²। अभी क्या है? एनर्जी। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? mlt-2, है ना। और m का क्या है? m हो गया। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब है तो स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन डायमेंशन तो स्पीड का क्या होता है? LT-1 होता है, तो उसको भी लिखेंगे LT-1, और ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए ये LHS में तो mlt-2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? ml2, यहाँ पे क्या आ गया? c है ना। अच्छा, एनर्जी का L2 होता है, सॉरी, ml2 t-2, है ना।
और ये भी क्या हो जाएगा L2T माइनस 2 आ जाएगा, यानी दोनों साइड क्या सही है, LHS RHS के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चलिए आई होप समझ आ रहा होगा, है ना अभी तक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला रिलेशन क्या हमारे पास, H बराबर क्या दे रखा है 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई आर रो जी, और H क्या है हाइट, सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन, ये जो थीटा है वो क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये सब क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है एंगल, ये हमें ध्यान रखना है। R क्या है रेडियस, D क्या है डेंसिटी, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखें तो LHS जब हम लिखेंगे इस रिलेशन से, तो LHS क्या है बच्चों इस रिलेशन का, H हाइट, तो सिंपल इसका डायमेंशन क्या हो गया L आ गया, बहुत बढ़िया जी। अब RHS देखते हैं, RHS क्या है हमारे पास 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर रो जी आ गया, आर स्क्वायर रो जी आ गया। अब 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन, और मैंने बताया था सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी ये हो जाएगा mt माइनस 2, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा, कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये ध्यान रखेगा, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, लॉग एक्सपोनेंट का पावर, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता इन सब चीजों का, बहुत बढ़िया। तो ऊपर तो बस इसी का डायमेंशन है, नीचे क्या आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा जी L2, रो क्या डेंसिटी है ना दे रखा है ना डी, आर स्क्वायर डीजी है, सॉरी यहाँ पे डीजी, और डी क्या है डेंसिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा L3T माइनस 1, सॉरी ये आ जाएगा डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा ML माइनस 3, ये गलत लिख रहा हूं मैं, ML माइनस 3 आ जाएगा क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना उसका डायमेंशन यूनिट, तो ये हो जाएगा ML माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही चाहे ग्रेविटी की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, तो LT माइनस 2 हो गया जी यहाँ पे। अब अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो गया MT माइनस 2, और नीचे क्या बन रहा है हमारे पास ML का पावर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 है तो L तो 0 हो गया हमारे पास, है ना, और T का पावर क्या आ गया माइनस 2 आ गया, तो यानी यहाँ तो कोई डायमेंशन ही नहीं बचा, M0 L0 और T की 0 क्या हो गया T 0 हो गया, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है जी, यानी क्या है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और अगर ये बराबर नहीं है यानी कि फॉर्मूला क्या है बच्चों डायमेंशनली गलत है, सो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, फॉर्मूला क्या है इनकरेक्ट, और अगर ये इनकरेक्ट है तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता, समझ आई बात, ये इसका इंपॉर्टेंस होता है कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली सही होगा वो एक्चुअल में हो सकता है गलत हो, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू गलत हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मूला डायमेंशनली गलत आ गया वो तो फिर सही नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया हमसे, एक रिलेशन दे रखा है f बराबर AT प्लस BX, और f 4 से t टाइम है और x क्या है डिस्टेंस है, हमें बोला गया a और b का डायमेंशन निकालने के लिए। अभी तक क्या था बच्चों, हमें ये बोला गया था कि हमें डायमेंशनली चेक करना था कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। अब क्या बोला गया हमसे, हमसे बोला गया कि बताइए इसमें a और b का डायमेंशन क्या होगा, तो हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना उसको अब हम रोल में लाने वाले हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, f बराबर क्या आ गया AT प्लस BX, AT प्लस BX। अच्छा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विद ईच अदर, यानी आप देखिए f क्या फोर्स है, मैंने आपको कहा था कि दो क्वांटिटी को अगर आप ऐड करोगे तो वो तभी कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट जब वो सेम होगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी तो वो सेम ही क्वांटिटी मिलेगा, यानी अगर मैं AT और BX को ऐड कर रहा हूं तो वो मुझे क्या मिल रहा है फोर्स, यानी AT भी क्या है फोर्स और BX भी क्या है फोर्स है, तो हम ये लिखेंगे कि AT बराबर क्या हो जाएगा F, और यहां से A का डायमेंशन निकल जाएगा, तो F बराबर क्या आ गया T आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि F जो है वो फोर्स है और A फोर्स है, A और T मिला के फोर्स होगा, है ना, तो यहां से क्या आ गया F का डायमेंशन MLT माइनस 2 होता है और T का डायमेंशन तो हमारे पास T होता है, तो ये क्या आ गया बच्चों MLT माइनस 1 आ जाएगा, तो सॉरी T माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि T का पावर 1 होगा यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा इसके साथ, बहुत बढ़िया जी। और ऐसे ही BX बराबर क्या हो जाएगा F हो जाएगा, तो B बराबर क्या होगा F अपॉन X, और जैसा आपको बोला गया कि X क्या है बच्चों डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा ये
एल आ जाएगा। अब एल और एल कट जाएगा क्योंकि एल का पावर यहाँ क्या है 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो ये आ गया आपके पास mt-2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया। हमसे अगर a इंटू बी बोला जाए तो हम क्या करेंगे, a और b के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे a अपॉन b बोला जाए तो a और b के डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता दूं, अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपसे बोला जाए a अपॉन b निकालो तो आपको a और b इंडिविजुअली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमसे सिर्फ बोला जाता कि फाइंड a अपॉन b, इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ ये हर बार अप्लाई होगा जरूरी नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में हो सकता है जिसमें फोर्स बराबर दो टर्म्स हैं सिर्फ और सिर्फ। तो अगर f बराबर at है और f बराबर bx है तो मैं ax बराबर bt भी तो बोल सकता हूं, और यहां से अगर आप a बाई b बोला जाए, b बाई a बोला जाए, आप निकाल सकते हो, तो t बाई x हो गया और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l-1 t1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको इंडिविजुअली ए और बी का डायमेंशन निकाल करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको डिवाइड करने के लिए बोला जाता है दोनों डायमेंशन को, तो बिना कुछ आप ए और बी को निकाले भी इसका ए बाई बी का डायमेंशन डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, हमसे बोला गया कि वेलोसिटी का एक रिलेशन दे रखा है हमसे। देखिए v बराबर क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, और हमसे बोला गया a प्लस बी प्लस ए बी सी डी का डायमेंशन निकालना है सबका। कोई बात नहीं जी, अब ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो हमसे रिलेशन क्या दे रखा है, v बराबर a प्लस बी टी और प्लस c अपॉन डी प्लस टी दे रखा है ना। अब ये बात तो हम जानते हैं कि ये सारा इंडिविजुअल टर्म जो है ना वो एक दूसरे के बराबर होगा, यानी v इसके बराबर होगा, a के v bt के बराबर होगा, और v इन तीनों को मिला करके जो आने वाला है c अपॉन डी प्लस टी उस सब के बराबर होगा। तो अगर हम डायमेंशनली ये लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा जी, v बराबर a हो जाएगा, यानी a का डायमेंशन क्या हो गया वेलोसिटी के बराबर, तो lt-1 आ गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अच्छा अगला क्या होगा, bt को आप क्या लिख सकते हो v के बराबर, तो b बराबर क्या हो जाएगा v बाई t हो जाएगा, वेलोसिटी lt-1 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया t हो गया, तो ये क्या है lt-2 आ जाएगा। समझ आई बात? अगला क्या है, अब आप ध्यान से देखिए, अगला जब आप लिखोगे तो v बराबर c अपॉन d प्लस टी है। अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि आप c का डायमेंशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जब तक आपको d का डायमेंशन ना मिले, लेकिन आप ये देखिए कि आप d का डायमेंशन डायरेक्टली निकाल पाओगे, क्योंकि आपने ये सीखा है कि जो जो चीजें आपस में ऐड होती है उनका डायमेंशन सेम होता है। तो d यहाँ पे किसके साथ ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिए, t के साथ, तो d और t दोनों का आपस में डायमेंशन सेम होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे हम यहाँ पे कि हेयर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t, क्योंकि d t के साथ ऐड हो रहा है और t क्या टाइम है, तो जो डायमेंशन टाइम का होगा वही d का, तो इसका डायमेंशन t आ गया। अब जैसे ही मुझे क्या मिला बच्चों, d का डायमेंशन मिल गया, मैं c निकाल सकता हूं, और c बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, d प्लस t के साथ। देखिए तो c बराबर वेलोसिटी तो lt-1 है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, d का डायमेंशन t प्लस t का डायमेंशन भी t हो जाएगा। और आपको बताया था कि जब आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो इनके बदले एक बार लिख दिया जाता है t, इसका मतलब है कि t और t सेम क्वांटिटी और ये आपस में ऐड हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, lt-1, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, t के साथ, और t के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या दे देगा, सिंपल आपको l दे देगा यहाँ से, है ना। तो आई होप सारी बात क्लियर हुई होगी कि a का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, b c और d का सबका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में, अलग अलग स्कूल्स के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमसे कि y बराबर बच्चों क्या है, a साइन bt माइनस का cx दे रखा है, और सारी बातें बता रखी है कि y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, और x क्या है, डिस्टेंस है ना। और हमसे बोला गया abc का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है, abc का डायमेंशन निकालना है। एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब उनका अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा। समझाई बात? यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायमेंशन नहीं होने का क्या मतलब है, उसका जो एंगल है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब साइन या कॉस या जो भी हो, इसके आगे जो भी इस ब्रैकेट में लिखा होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल को, और एंगल का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, यूनिट तो है उसका रेडियन,
लेकिन उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, और जिसका ऐसा यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया जी। यानी आप ये देखिए कि बीटी माइनस सी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। तो अगर ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप ये लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू बीटी माइनस का सी एक्स हो जाएगा। और अच्छा, अब अगर मान लो बीटी और सी एक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना जब दोनों मिलकर के क्या हो, थीटा के बराबर हो, यानी एंगल के बराबर। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है बच्चों, जो हमारा बीटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो बी बराबर क्या लिख सकते हो, थीटा बाई टी। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, तो उसकी जगह पे 1 लिख दो, और ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। या तो 1 लिख दो, या m0 l0 t0 भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 1 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली cx भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। तो यहां से c क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन x, और थीटा का फिर से कोई डायमेंशन नहीं होगा, x का l हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, l माइनस 1 आ गया। समझ आई बात। तो हमारे पास b और c का डायमेंशन तो मिल गया है। अब a का डायमेंशन क्या होगा, तो ये पूरा अपने आप में क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है। इसका कोई मतलब, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। यानी जो डायमेंशन y का होगा वही a का भी होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये सब चीजें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हो रही है ना। y बराबर a हो गया, और y क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यानी a का डायमेंशन भी क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। समझ आई बात। तो a का डायमेंशन l हो गया, b का डायमेंशन क्या हो गया आपके पास, t माइनस 1, और c का डायमेंशन l माइनस 1 आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा ये सब। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको टेलीग्राम चैनल पे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सीट मिलेगा, उससे प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स हैं वो पूछते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। देखिए अब ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से हमें क्या बोला गया, वेलोसिटी का पावर क्या है बच्चों, x बराबर क्या है, प्रेशर डिफरेंस का पावर 3/2, और डेंसिटी का पावर माइनस 3/2 लिया गया। तो वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस 1 का पावर x, प्रेशर डिफरेंस। अब फिर ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में है कि सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता है। और यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मल्टीप्लाई करके एक डायमेंशन निकाल लेंगे उसका। तो प्रेशर हो चाहे प्रेशर डिफरेंस हो, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर उसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और पावर 3/2 आ गया। और डेंसिटी क्या होता है बच्चों, एम एल माइनस 3 आता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये माइनस 3/2 हो गया। देखिए तो ये एल टी माइनस 1 का पावर x, यहां पे आप 3/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एम एल टी सबके साथ। तो ये हो जाएगा m का पावर 3/2, l का पावर माइनस 3/2, और t का पावर -2 इंटू 3/2 जब करोगे तो ये कट जाएगा और -3 बच जाएगा। तो ये तो -3 आ गया, मल्टीप्लाइड में m का पावर -3/2, और l का पावर क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। क्योंकि -3 इंटू -3/2 करोगे तो ये 9/2 बन जाएगा। अच्छा, अब जो भी चीज से मतलब मल्टीप्लाई में है ना, तो जिनका भी बेस सेम होगा उनका डायमेंशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जी। तो देखिए एल टी माइनस 1 का पावर x, अब देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। उधर प्लस 3/2, इधर माइनस 3/2, खत्म हो गया जी, इसका डायमेंशन बचा ही नहीं, मतलब पावर बचा ही नहीं इसका। तो ये m का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। l का पावर देखिए -3/2, और यहाँ पे क्या 9/2 है। तो अगर आप -3/2 को 9/2 के साथ ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 6/2, यानी ये 3 हो जाएगा। तो l का पावर -3 आ गया, सॉरी 3 आ गया, सिंपल +3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे +3 है। और t का पावर क्या है, -3 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, एल टी माइनस 1 बराबर x, और ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 का पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। जैसे पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे बाहर भी तो एज अ पावर लिख सकते हैं कॉमन लेकर के। अब अगर आप इन दोनों को देखिए आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो टाइप है वो क्या है, डायमेंशन का तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ना, जो सबसे आखिरी टाइप है। हमने अभी तक क्या करा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट करा, हमने चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला देखा, और उसके बेसिस पे हमने ये भी क्वेश्चंस करें कि हम किसी नए क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये टाइप है वो तीसरा क्या है कि हम डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के हिसाब से रिएक्ट करना होता है, और जब आप रिएक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या होता है, देखिए जब भी आप उस क्वेश्चन को करेंगे डेरिवेशन वाले फॉर्मूले को, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगा जो बाकी तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा।
है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं डिपेंड कर रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो तो हमें निकालना ही है ना रिलेशन से, है ना। तो आपको ये दिया जाएगा कि ये क्वांटिटी है जो इन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। आपको बोला जाएगा कि डायरेक्टली या तो इसका फॉर्मूला डिराइव कीजिए, या बोला जाएगा कि एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम। तो जो कुछ भी बोला जाए आपको ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है मुझे उसका डायमेंशन निकालना है, किसके टर्म्स में, जिस पे डिपेंड कर रहा है। यही इसका एक क्या है, मेन पॉइंट है। अगर आप ये बात ध्यान रख पाओ, क्वेश्चन पढ़ के इस बात को समझ पाओ, तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। और सॉल्व करते टाइम एक ही जगह दिक्कत आती है कि जब हम पावर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो क्योंकि वो अलजेब्रा होता है, तो अलजेब्रा में कई बार क्या होता है, प्लस माइनस का मिस्टेक होता है। अगर आप उसको नहीं करते हो और इस बात को समझ जाते हो कि कौन सा क्वांटिटी है जो बाकी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड अपॉन। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है, मुझे तो अभी फॉर्मूला डिराइव करना है। और डायमेंशनली जब आप फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, तो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना हो, चाहे वो मोशन का फॉर्मूला डिराइव करना हो, या फिजिक्स के किसी भी पार्ट का फॉर्मूला डिराइव करना हो, आपको उस फिजिक्स के उस पार्ट के कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं होती। आपको डायमेंशनली जो चीज बोला जा रहा है, आपको बस वो फॉलो करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, फोर्स कर रहा है डिपेंड मास पे। देखिए फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और बोला भी गया, डिराइव द फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो जब भी हम ये लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि एफ डिपेंड्स ऑन क्या, मास। कैसे कर रहा है वो तो नहीं पता ना, डायरेक्टली इनवर्सली कैसे कर रहा है, तो एम का पावर क्या लिखेंगे, ए, एफ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर बी, और एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर का पावर सी। और जब आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, तो क्योंकि है तो लेफ्ट हैंड साइड में सबके फोर्स ही, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एम का पावर ए, वी का पावर बी और आर का पावर सी आ जाएगा। समझ गए। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, जिसको के लिखते हैं, एम का पावर ए, वी का पावर बी और टी आर का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। रही बात। अब मतलब यहां तक समझ आ गया। अब क्या करना है, इंडिविजुअल टर्म्स के डायमेंशंस लिखने हैं। देखिए तो एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, है ना। ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है और इसकी जगह पे कुछ भी यूज नहीं करेंगे। एम क्या है, मास, उसका पावर 1 है, ए है, तो m1 का पावर ए लिखोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, m का पावर ए हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, lt माइनस 1, तो lt माइनस 1 का पावर b हो जाएगा, और ये l का पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वो तो एज इट इज लिखते रहेंगे हम। और राइट हैंड साइड में देखिए, m का पावर a आ गया, l यहाँ पे यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये b जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो l का पावर क्या हो जाएगा, b, और ये c जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी आ जाएगा आपके पास, और t का पावर क्या आ गया, माइनस b आ गया, है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी एमएलटी, राइट हैंड साइड में भी एमएलटी। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। सो इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी, और जब आप इक्वेट करेंगे तो देखिए a का पावर क्या आ जाएगा, 1, मतलब a ये इसके बराबर है, यहाँ पे m का पावर 1 है और यहाँ पे a है। b प्लस सी क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास 1 आ जाएगा, और माइनस b बराबर माइनस सी आ जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर सॉरी माइनस 2 था, तो b बराबर 2 आ गया आपके पास। और यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे b का, तो 2 प्लस सी बराबर 1 आ गया, यानी कि c बराबर माइनस 1 आ गया आपके पास। c बराबर क्या है, माइनस 1 आ गया। अब इस ABC की वैल्यू को आप इस रिलेशन में जाकर के पुट करेंगे और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, के m का पावर तो 1 हो गया, v का पावर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया क्योंकि b है, और r का पावर क्या आ गया आपके पास, माइनस 1 हो गया। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, k टाइम्स एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। और ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब आप बोलोगे सर k के बारे में क्या लिखें, k के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं अभी। डायमेंशनली हम इस k के बारे में, जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल की क्वेश्चन में दे ना रखा हो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जो वैल्यू दे रखा होगा उसको पुट कर देंगे वहां पे। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो हम फॉर्मूले को यहीं तक छोड़ देंगे। आई होप बात समझ आई होगी आप लोगों को, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसी में, ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, मतलब सन के चारों साइड रिवॉल्व कर रहा है, और वो क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन रेडियस। उसके बाद हमें मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द सन पे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे डिपेंड कर रहा है। और हमसे बोला गया कि प्रूव दैट जो टी स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है।
इसमें, है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो चीज डिपेंड कर रहा होगा उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका उसके टर्म्स में हमें फॉर्मूले को लाना है। तो जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे इसमें भी करेंगे। तो देखिए t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r का पावर a, t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m का पावर b, और t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, g का पावर c हो जाएगा। और इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r का पावर a, m का पावर b और g का पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ आई बात, ये आ गया, बहुत बढ़िया बात। फिर से क्या करेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट को हटा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, तो t बराबर k, r का पावर a, m का पावर b और g का पावर c आ जाएगा। हर बार यही करते रहना है, इसमें कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी नहीं होता है कि आपके लिए कोई डिफिकल्टी होगी, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, टाइम का डायमेंशन देखिए, टाइम का डायमेंशन होता है m0 l0 t1 हो जाएगा, है ना। मैंने m0 l0 क्यों लिखा है, क्योंकि ताकि बाद में जब mlt का पावर इक्वेट करेंगे तो पता होगी भाई जीरो से इक्वेट करना उसको। अच्छा, अगला क्या है, r क्या था, रेडियस, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, सॉरी m नहीं l हो जाएगा इसका, है ना। ये तो लेंथ होता है जी, तो लेंथ ले लेंगे इसका डायमेंशन। देखिए l का पावर क्या हो जाएगा a, m मास है तो m का पावर b हो गया, और g क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपको पता होना चाहिए g का फॉर्मूला Fr² अपॉन में m1 m2 होता है, यहां से हम डायमेंशन निकालते थे। तो डायमेंशन का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, वो हो जाएगा m-1, ध्यान से देखिएगा मैं कुछ गड़बड़ ना करूं। f का फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव कर लेते हैं, mlt-2, और ये l2, और यहाँ पे क्या है m2 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे तो m-1 l3 हो जाएगा और t-2 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये डायमेंशन हो गया इसका। अब पावर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सबके, और इसका पावर क्या था, c है। अब यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m0 l0 t-1 आ गया, सॉरी t+1 हो गया यहाँ पे। और यहां देखिए यहां पे क्या है, m का पावर b माइनस c हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां तो b है और ये c इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, -c हो जाएगा। l क्या हो गया बच्चों आपके पास, यहां देखो l का पावर a, और यहाँ पे ये जब c मल्टीप्लाई होगा तो 3c हो जाएगा, तो ये a प्लस 3c हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, t का पावर -2c हो गया। अब देखिए दोनों साइड mlt आ गया, अब पावर को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले a का पावर क्या, b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे लाइन डाल के सॉल्व करोगे आपको दिखता रहेगा सारी चीजें। अगला क्या है, l का पावर भी 0 है, तो a प्लस 3c बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, और -2c बराबर क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ पे, है ना। तो c क्या आ गया, 1/-2 आ गया। चलो ये तो समझ आता है, c बराबर क्या आ गया, -1/2 आ गया। अच्छा, अगर c आ गया है तो b बराबर क्या है, c है, तो b भी क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। और a अगर आप निकालोगे तो a -3c है, यानी a की वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू -1/2, तो a आ जाएगा आपके पास कितना, 3/2, है ना। a क्या आ जाएगा, 3/2। अब देखते हैं आगे हमारे पास जगह है तो हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल जी। तो t बराबर क्या आ गया आपके पास, k, r का पावर a था, m का पावर b, और हमारे पास क्या था, g का पावर c था। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो t बराबर k r रेज टू दी पावर, अभी देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आया था, उसको लिखते रहेंगे, a है 3/2, और बाकी b और c क्या है, दोनों ही हमारे पास क्या है, -1/2 आया है। तो कोई नहीं जी, उसको भी लिख लेंगे। तो ये तो रहा 3/2, और m का पावर हो जाएगा -1/2, और g का पावर भी क्या आ जाएगा, -1/2। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, r³ का पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में m का पावर 1/2 और g का पावर 1/2, क्योंकि पावर क्या है, माइनस में है ना, उसको नीचे ले आएंगे। और जब भी पावर 1/2 होता है तो क्या होता है, रूट होता है, यानी कि आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, k√r³ अपॉन mg आ गया। तो ये तो टाइम का फॉर्मूला आ गया, है ना। प्रूफ क्या करना था कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होना चाहिए। अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं जी। और जैसे ही स्क्वायर किया तो t² बराबर क्या आ गया, k² r³ अपॉन mg। अब देखो ये k क्या है, कांस्टेंट है, स्क्वायर करोगे तब भी कांस्टेंट रहेगा। m क्या है, मास ऑफ सन, वो भी कांस्टेंट। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, r³ आ गया आपके पास, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में क्या था, बोला गया था प्रूफ करने के लिए। बहुत ही इजी सा चीज है ना। तो यहां तक हमने देख लिया कि जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं।
अब जो हमने डायमेंशन अभी तक पढ़ा है उसका यूज मतलब उसके कुछ तो लिमिटेशंस भी है ना। फायदे तो है, हमने तीन फायदे देख लिए कि भाई हम कन्वर्जन कर सकते हैं, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं और फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस क्या होता है? तो लिमिटेशंस क्या क्या है बच्चों, देखिए इसमें, और ये स्कूल के एग्जाम्स में तो बहुत ही पूछा जाता है कि लिमिटेशंस बताइए हमारे पास कि डायमेंशन से क्या क्या होता है। तो ये जो डायमेंशनल मेथड है ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में। आप देखिए जो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते थे वहां पे क्या आता है उसके बारे में कोई नहीं बताता। उसके बाद किसी भी रिलेशन में डायमेंशनल जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितना होगा ये उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। यानी अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, अभी देखिए रिसेंटली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, टी बराबर क्या था हमारे पास, के आर क्यूब अंडर रूट में था ना और अपॉन में एम जी था। अब इसमें 3 क्वांटिटीज है, आर एम और जी। अगर ये चौथा होता तो हम इसको डिराइव नहीं कर सकते थे, है ना, डायमेंशनली नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि पता नहीं लगा पाएंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पावर क्या होगा ये पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये थोड़ा दिक्कत देता है। तो डायमेंशन का ये लिमिटेशन है कि हम इसको यूज मतलब जो क्वांटिटी 4 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। इसके अलावा हम उन फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें 2 टर्म इस तरीके से या तो ऐड हो रहा होगा या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सो इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर टर्म्स। समझाई बात? तो उस तरीके के क्वांटिटी फॉर्मूले को भी डिराइव नहीं कर सकते। इट फेल्स टू डिराइव अ रिलेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिन भी फॉर्मूलों में बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, लॉग इन्वॉल्व होगा और क्या इन्वॉल्व होगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा, उसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, है ना, कि किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ये जो कांस्टेंट वाली कहानी है इसको हम डायमेंशनली पता नहीं लगा पाते हैं। तो ये सारे क्या है इसके लिमिटेशंस हैं, इसको आप याद रखिएगा तो आपके लिए फायदा होगा। मतलब कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, कई बार आपको सिंपल लिखने के लिए बोला जाएगा कि डायमेंशंस के लिमिटेशंस को बताइए, है। तो आई होप यहां तक सारी बच्चों को सब कुछ समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चों के डाउट्स हो सभी बच्चों के डाउट्स ले सकूं, है ना। अगली जो वीडियो होगी इसका जो 3rd लेक्चर होगा उसमें हम बच्चों क्या करने वाले हैं, हम एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, इसका जो बिल्कुल आखिरी वाला पोर्शन होता है उसमें हम ये भी चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या था, पिछले साल एरर वाला पोर्शन हटा दिया गया था, लेकिन अगर आप नए एनसीईआरटी को देखिएगा तो नए वाले एनसीईआरटी में एरर उतना ज्यादा तो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी काफी हद तक उसके अंदर जो रिलेटिव एरर है, जो परसेंटेज एरर है ना, उन सबके क्वेश्चन मतलब उसका टॉपिक दे रखा है। क्वेश्चन अभी भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसका एक टॉपिक दे रखा है, तो हम उस चीज को भी डिस्कवर कर लेंगे, मतलब उसको भी कवर करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे फिर हम इसके आगे की जर्नी को करेंगे और जो भी टॉपिक बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। अगर इस वीडियो को देख करके आप सब लोगों को अच्छा लगा हो, समझ आया हो अच्छे से, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, जो लोग भी क्लास 11th में हैं और फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, आप उन बच्चों से ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और जितने ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और इस तरीके के जो सारे कोर्सेज तो कराऊंगा ही, और जो हमारे पास कंटेंट हो सकता है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।